Welcome to Brain Roots IAS. Today, we will study Indian biodiversity and biogeographic classification. भारत की बायोडाइवर्सिटी कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरा साइंटिफिक और इकोलॉजिकल मैकेनिज्म काम करता है। चलिए, आज इस कॉम्प्लेक्स बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन को गहराई से समझते हैं। जरा इस कमाल के डेटा को देखिए। दुनिया के नक्शे पर भारत के पास जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है, लेकिन ग्लोबली रिकॉर्डेड स्पीशीज की बात करें तो दुनिया की लगभग 7% प्रजातियां हमारे इसी छोटे से भूभाग पर पाई जाती है। साथ ही हम 18% ह्यूमन पॉपुलेशन को भी सपोर्ट करते हैं। इतने छोटे लैंडमास पर इतनी विशाल लाइफ कैसे पनप रही है? इसका सीधा सा कारण है हमारी वेरीड इडाफिक यानी सॉइल रिलेटेड, क्लाइमेटिक और टोपोग्राफिक कंडीशंस। मिट्टी से लेकर मौसम और लैंडस्केप्स तक नेचर ने यहां सर्वाइवल के लिए बेहतरीन माहौल बनाया है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। ग्लोबल स्पीशीज रिचनेस रैंकिंग्स में भारत मैमल्स में 7वें, बर्ड्स में 9वें और रेप्टाइल्स में 5वें स्थान पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास इकोसिस्टम्स की एक मैसिव रेंज है। सुंदरबंस के वेटलैंड से लेकर थार के डेजर्ट्स, कोस्टल रीजन्स और घने जंगलों तक। ये रैंकिंग साफ दिखाती है कि हमारी हैबिटेट डाइवर्सिटी कितनी रोबस्ट है। अब इस विशाल बायोडाइवर्सिटी को साइंटिफिकली क्लासिफाई करने के लिए हम रॉजर्स एंड पनवार क्लासिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक रशियन डॉल की तरह समझे। सबसे बड़ा ग्लोबल बॉक्स है रीम्स, उसके अंदर आते हैं बायोम्स, बायोम के अंदर जोन्स और अंत में हम सबसे माइक्रो लेवल पर जाते हैं जिन्हें बायोजोग्राफिक प्रोविंस कहते हैं। ये मैक्रो टू माइक्रो अप्रोच इकोलॉजी की हर बारीकी को मैप करने में मदद करता है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी यूनिट बायोजियोग्राफिक रेल्म से। रेल्म असल में एक कॉन्टिनेंट साइज स्पेशल रीजन होता है, मतलब एक ऐसा विशाल इलाका जहां प्लांट्स और एनिमल्स का ब्रॉड पैटर्न काफी हद तक एक जैसा होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे बड़े भूभाग की जहां फ्लोरा और फौना का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक ही जियोग्राफिकल हिस्ट्री शेयर करता हो। ग्लोबल मैप पर कुल 8 टेरेस्ट्रियल रेल्म्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और भारत ज्योग्राफिकली बहुत यूनिक है क्योंकि हम 2 अलग अलग रेल्म्स के बीच मौजूद हैं। हमारा हिमालयन रीजन पैलियार्कटिक रेल्म में आता है, जबकि बाकी पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंडो-मालियन रेल्म का हिस्सा है। यही वजह है कि हमारे पास पैलियार्कटिक रेल्म का स्नो लेपर्ड भी है और इंडो-मालियन रेल्म का बंगाल टाइगर भी। रियल्स से एक कदम नीचे आते हैं बायोम्स पर। बायोम्स का सीधा कनेक्शन क्लाइमेट पैटर्न से है। किसी खास एनवायरनमेंट में वेजिटेशन, सॉइल और एनिमल्स कैसे इंटरैक्ट और अडेप्ट करते हैं, उस कम्युनिटी को बायोम कहते हैं। यह पूरी तरह से टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन पर डिपेंड करता है। भारत में 5 डिस्टिंक्ट बायोम्स पाए जाते हैं। इनमें मॉनसून फेड ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल ड्राई या डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, वार्म डेजर्ट्स, ठंडे इलाकों के कॉनिफरस फॉरेस्ट्स और हाई एल्टीट्यूड वाले एल्पाइन मेडोज शामिल हैं। हर बायोम का इकोलॉजिकल बैलेंस एकदम अलग है। जैसे ह्यूमिड फॉरेस्ट्स को साल भर मॉइस्चर चाहिए, जबकि एल्पाइन मेडोज फ्रीजिंग टेम्परेचर्स को बर्दाश्त करने के लिए अडेप्टेड है। जोन्स पर जाने से पहले हमें बायोजियोग्राफी की 2 मेन ब्रांचेस को एनालिटिकली समझना होगा। पहली है फाइटोजियोग्राफी, जो प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन, उनके ओरिजिन और एनवायरनमेंट के साथ उनके रिलेशन की स्टडी करती है। दूसरी है ज़ूजियोग्राफी, जो एनिमल माइग्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करती है। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्लोरा और फौना का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एक जैसा नहीं होता। वे अलग अलग इकोलॉजिकल ट्रिगर्स पर रिएक्ट करते हैं। अब आते हैं नेशनल लेवल पर। भारत को 10 डिस्टिंक्ट बायोजियोग्राफिक जोन्स में बांटा गया है। ये जोन्स प्लांट्स और एनिमल्स के मेजर जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए से भारत की पूरी एनवायरमेंटल प्लानिंग इन्हीं 10 जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के आधार पर की जाती है। अगर हम लैंड मास डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करें तो सबसे बड़ा हिस्सा सेमी एरिड जोन का है, जो 15.6% है। इसके बाद गैंजेटिक प्लेन 11% और हिमालयाज 7.2% हिस्से को कवर करते हैं। गैंजेटिक प्लेन सिर्फ एक इकोलॉजिकल जोन नहीं, बल्कि भारत की फूड सिक्योरिटी का बैकबोन है। वहीं सेमी एरिड जोन का इतना बड़ा आकार हमें चेतावनी देता है कि वाटर मैनेजमेंट और डेजर्टिफिकेशन को रोकना हमारे लिए कितना क्रिटिकल है। इसके अलावा हमारे पास 5.7% हिस्से में ट्रांस हिमालयस का हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है।
पश्चिम में अत्यधिक सूखा डेजर्ट जोन 6.9% कवर करता है और फिर है वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां जो 5.8% पर फैली हैं। वेस्टर्न घाट्स अपने हाई एंडेमिज्म के लिए ग्लोबली मशहूर है। मतलब यहाँ ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो पूरी पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाई जाती। यहाँ का इकोलॉजिकल मैकेनिज्म बहुत सेंसिटिव है। बाकी जोन्स में आता है विशाल डेक्कन पेनिनसुला जो 4.3% भूभाग पर है। फिर है हमारा हाईली बायोडाइवर्स नॉर्थ ईस्ट रीजन जो 5.2% हिस्से में है। और अंत में ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड आइलैंड्स और कोस्ट्स। अंडमान एंड निकोबार या लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स मेनलैंड से बिल्कुल कटे हुए हैं। इस आइसोलेशन की वजह से यहाँ का एवोल्यूशन एकदम अलग हुआ है जो इन्हें बेहद खास लेकिन क्लाइमेट चेंज के प्रति हाईली वल्नरेबल बनाता है। फाइनली हम सबसे ग्रैन्युलर लेवल पर जूम इन करते हैं 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। ये बड़े रेल्म्स और जोन्स के इकोसिस्टमैटिक या बायोटिक सब डिविजन्स हैं। इन्हें बहुत ही हाइपर लोकल फैक्टर्स जैसे एग्जैक्ट एल्टीट्यूड, मॉइस्चर, टोपोग्राफी और लोकल रेनफॉल के आधार पर तय किया जाता है। किसी स्पेसिफिक स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए साइंटिस्ट इन्हीं प्रोविंसेस के डेटा का इस्तेमाल करते हैं। इस स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन को देखिए। हिमालयस जैसे मैसिव जोन्स को सिर्फ एक ब्लॉक मानकर नहीं पढ़ा जाता। इन्हें नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट हिमालयन प्रोविंसेस में बारीकी से बांटा गया है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट हिमालयस का क्लाइमेट ईस्ट हिमालयस से बिल्कुल अलग है। आप दोनों जगह एक ही कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी लागू नहीं कर सकते। इसी तरह डेक्कन पेनिनसुला को साइंटिफिकली 5 डिस्टिंक्ट प्रोविंसेस में स्प्लिट किया गया है। सेंट्रल हाईलैंड से लेकर छोटा नागपुर, ईस्टर्न हाईलैंड्स, सेंट्रल प्लेटो और डेक्कन साउथ तक। हर एक इकोलॉजिकल शिफ्ट को मैप करके ये प्रोविंसेस रिसर्चर्स को लोकल हैबिटेट लॉस और स्पीशीज माइग्रेशन को सटीकता से ट्रैक करने में मदद करते हैं। तो इस पूरे 25 प्रोविंस फ्रेमवर्क का अल्टीमेट पर्पस क्या है? इसका सबसे बड़ा एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मकसद है भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज की प्लानिंग के लिए एक साइंटिफिक बेसिस तैयार करना। रॉजर्स और पानवर का ये वर्गीकरण सुनिश्चित करता है कि हर यूनिक इकोसिस्टम, चाहे वो नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सही तरीके से आइडेंटिफाई और प्रोटेक्ट किया जाए। ये क्लासिफिकेशन आज भी हमारे कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स का आधार है। लेकिन सोचिए, क्लाइमेट चेंज और तेजी से बदलते वेदर पैटर्न्स के इस दौर में क्या ये बायोजियोग्राफिक बाउंड्रीज धुंधली पड़ रही हैं? क्या हमें इस वर्गीकरण को आधुनिक समय के हिसाब से अपडेट करने की जरूरत है? इस पर विचार जरूर करें। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.